गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राम राम। आज के हमारे नए सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड यूनिट, जिसका नाम है प्रोनाउन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो बात कर लें कि ये कौन कौन सी एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, इसकी बात करें तो ये एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होती है, एयरफोर्स में अक्ष एंड वाई ग्रुप की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आएगा। इसके अलावा जैसे एसएससी की एग्ज़ाम है, बैंक की एग्ज़ाम है, फिर एनडीए की एग्ज़ाम है, सीडीएस की एग्ज़ाम है, एलडीसी की एग्ज़ाम है, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश, उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे आप अगर एमए प्रीवियस कर रहे हैं, प्रीवियस, तो उसका एक फर्स्ट पेपर होता है, उसमें भी ये सिलेबस में शामिल है। तो ये इतनी सारी एग्जाम हैं जिनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए चर्चा कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मैं ये जो वर्ड है प्रोनाउन, इस प्रोनाउन वर्ड के दो टुकड़े कर लेते हैं। पहले समझिए अच्छे से। प्रो शब्द एक है PRO प्लस क्या है, नाउन। PRO प्लस क्या है, नाउन। अब देखिए PRO, प्रो शब्द जो है ये लैटिन उपसर्ग है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, किसी भी शब्द के पूर्व क्या लगाया जाता है, कोई शब्द, तो वो कहलाता है उपसर्ग। जैसे सफल शब्द है, उससे पहले लगा दिया ए, तो क्या बन गया, ए प्लस सफल, असफल, तो ए वहाँ क्या है, उपसर्ग है। ऐसे ही ये प्रो जो शब्द है ये लैटिन उपसर्ग है, जिसको किस में जोड़ा गया, नाउन शब्द से पहले जोड़ दिया गया। दोनों को मिलाने से, प्रो प्लस नाउन, दोनों को मिलाने से शब्द बन गया प्रोनाउन। अब ये जो प्रो शब्द है, हर उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है, वैसे ही यहाँ पर इस प्रो शब्द का भी अपना एक अर्थ है। प्रो का मतलब होता है के बदले, और इंग्लिश में कहें तो होता है इंस्टीड ऑफ। तो प्रो शब्द जो है इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ होता है, हिंदी में तो कहें तो के बदले, और यदि इंग्लिश में कहें तो इंस्टीड ऑफ। तो यदि हम बात करें इंग्लिश की तो हम कह देंगे इंस्टीड ऑफ, नाउन के बदले। और यहां अगर हम हिंदी की बात करें तो के बदले से पहले लगा देंगे नाउन। नाउन के बदले जो शब्द आते हैं, परिभाषा हुई, सिंपल परिभाषा हुई, नाउन के बदले जो भी शब्द आता है वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बदले जो भी शब्द आता है वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन या परिभाषा हो गई, नाउन के बदले आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए तो हम इसको अब सही डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि सही डेफिनेशन लिख लेते हैं। सही डेफिनेशन हो जाएगी इसकी स्टूडेंट्स, ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इज कॉल्ड प्रोनाउन, हम उसको क्या कह देंगे, प्रोनाउन कह देंगे। तो ए वर्ड एक ऐसा शब्द विच इज यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जाता है, इंस्टीड ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है नाउन के बदले, तो नाउन के बदले इज कॉल्ड प्रोनाउन, हम उसे क्या कह देंगे, प्रोनाउन कह देंगे। अब देखिए, जैसे प्रोनाउन का उदाहरण लिखते हैं। जैसे किसी नाउन की आवृत्ति बार बार नहीं हो, उस नाउन की आवृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया रॉबर्ट प्लेज ए गेम,
एवरी इवनिंग, फुल स्टॉप। अब देखिए, रॉबर्ट प्लेज ए गेम एवरी इवनिंग, तो यहां पे रॉबर्ट शब्द लिखा हमने, ये रॉबर्ट शब्द नाउन है। नाउन टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नाउन वो शब्द होता है या उस शब्द को नाउन कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, फल, फूल, सब्जी, समय की इकाई, व्यवसाय का नाम, धातु का नाम, द्रव्य का नाम, किसी का भी नाम बताता हो, वो शब्द क्या होता है? नाउन है। अब ये नाउन है। अब यहां देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अंग्रेजी का ऐसा कोई भी वाक्य या इंग्लिश का लिखा हुआ ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एवरी प्लस समय की इकाई दी हुई है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। तो एवरी प्लस इवनिंग है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का प्रयोग हुआ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म जो होती है, इसे कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, ये प्लेज क्यों आया, प्लेड क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे ये एवरी प्लस क्या दिया हुआ है? इवनिंग। तो एवरी प्लस समय की इकाई जिस भी अंग्रेजी के वाक्य में मिल जाए बच्चों आपको, डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए प्रिय बच्चों, क्या करना है आपको उस वाक्य में, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, या फिर वर्ब के साथ क्या लगा देंगे आप? एस या ईएस। अब ये रॉबर्ट शब्द है, हम इसके बारे में और कुछ लिखना चाहते हैं और कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो हम दोबारा रॉबर्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि इस रॉबर्ट नाउन जो शब्द है इसकी जगह हम एक दूसरा शब्द यूज लेंगे, उस शब्द को कहा जाएगा प्रोनाउन। तो जैसे मैं यहां लिख दूं रॉबर्ट प्लेज ए गेम एवरी इवनिंग, फिर इसके बाद में लिखूं ही स्विम्स इन ए रिवर डेली, ही स्विम्स इन ए रिवर डेली। तो अब ये मैंने दोबारा जो सेंटेंस लिखा, इसमें रॉबर्ट की जगह मैंने एक वर्ड यूज लिया, रॉबर्ट था नाउन, नाउन की जगह वर्ड यूज लिया ही, तो ये ही शब्द क्या है? प्रोनाउन है। तो ऐसे ही हमारी जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले यूज होगा स्टूडेंट्स, वो शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। हमने इसको एग्जाम्पल लेकर के या एग्जाम्पल देकर के कंफर्म कर लिया कि वास्तव में वह शब्द जो नाउन के बदले आता है वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा था रॉबर्ट प्लेज ए गेम एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे रॉबर्ट शब्द क्या था? नाउन था। हमने इसके बदले दोबारा रॉबर्ट क्या प्रयोग किया? ही स्विम्स इन ए रिवर डेली। तो यहाँ पे जो ही वर्ड लिखा, ये किसको बताता है? रॉबर्ट को। रॉबर्ट शब्द नाउन था, तो नाउन के बदले जो शब्द आया हम उसको कहेंगे प्रोनाउन। तो ये तो थी प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की, या प्रोनाउन की क्लासेज की, या प्रोनाउंस के काइंड्स की, कि प्रोनाउन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, और उनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि किस प्रकार उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पेपर सेटर बनाने वाला या पेपर सेट करने वाला व्यक्ति इस टॉपिक से हमें किस किस प्रकार के प्रश्न देगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन देगा, ये जानना अति महत्वपूर्ण है। और हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के टाइप्स, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए हम बात करें प्रोनाउंस के वर्गीकरण यानी टाइप्स की। तो प्रोनाउंस के जो हैं टोटल 11 टाइप्स हैं। प्रोनाउंस के टोटल क्या हैं? 11 टाइप्स हैं। वो 11 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। प्रोनाउन के वैसे मेन जो है मेजर हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, प्री यानी कि प्री मॉडिफायर और सेंट्रल, और फिर उसके बाद में पोस्ट मॉडिफायर के रूप में, या पोस्ट जो प्रोनाउंस हैं वो, लेकिन वो यहाँ पे हमें काम नहीं आने हैं। या फिर जैसे नेगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ऐसी क्लासिफिकेशन है वो केवल सेकंड ग्रेड में यूज होने वाली है। हम यहाँ जनरल क्लासिफिकेशन या जनरल टाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं उनका नाम लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रोनाउन की बात करूं तो सबसे पहले प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस,
फिर पर्सनल प्रोनाउंस के बाद में दूसरा प्रोनाउन आता है, वो आता है पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस। अब पजेसिव प्रोनाउंस के बाद में तीसरा जो आता है वो आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद में जो आता है चौथा, वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फिर इसके बाद में 5 नंबर पे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आता है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फिर इसके बाद में आता है एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब यहां पे देखिए हमने टाइप फर्स्ट पे लिखा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा लिखा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा लिखा रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा लिखा मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 5 नंबर पे लिखा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, 6 नंबर पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, 7 नंबर पे लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 8 नंबर पे लिखा हमने एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद हो जाइए। देखिए पी अक्षर जो है अंग्रेजी का, उससे 2 प्रोनाउन के नाम स्टार्ट होंगे। एक पर्सनल प्रोनाउन पी से स्टार्ट होता है, पजेसिव प्रोनाउन। फिर देखिए आर से 3 प्रोनाउन के टाइप स्टार्ट होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फिर देखिए डी से 2 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इससे। अब देखिए इसके अलावा और कौन से बच गए, तो इनके अलावा प्रोनाउंस के और जो टाइप हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो ई पे एक हो गया, फिर ई पे दूसरा होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। फिर इसके बाद में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारे 9 नंबर का हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन 10 नंबर हो गया और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन 11 नंबर का हो गया। कंप्लीट। ये टोटल प्रोनाउंस के क्या थे, टाइप्स थे, यानी प्रोनाउन के प्रकार थे, या यूं कह दीजिए प्रोनाउन के काइंड्स थे, या प्रोनाउन के टाइप्स थे, या यूं कह दीजिए दूसरे शब्दों में कि ये प्रोनाउन का क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो टोटल हमारे पास प्रोनाउन के टाइप्स जो हैं वो कितने निकल करके आए, 11। अब याद करने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे याद रखिए, 2 प्रोनाउन का नाम जो है वो पी से स्टार्ट होता है, 3 का आर से होता है, 2 का डी से होता है, 2 का ई से होता है और 2 का आई से होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस पीपी के हो गए, फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर के हो गए, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डी के हो गए, फिर है एम्फेटिक प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस ई से स्टार्ट हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब बात करें, देखिए अगर हम इन 3 प्रोनाउन की बात कर लें, लास्ट में जो 9 नंबर पे है और 10 नंबर पे है, इन प्रोनाउंस को छोड़ दो, बाकी जो प्रोनाउंस हैं वो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि पेपर सेटर जो है इनसे बार बार क्वेश्चन देता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिव जो प्रोनाउन है या फिर पजेसिव प्रोनाउंस हैं, रेसिप्रोकल हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, इनसे हर प्रकार की एग्जाम में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन या तो आता है ब्लैंक स्पेस का या फिर आता है एरर का। क्वेश्चन या तो आता है किसका, ब्लैंक स्पेस का, या फिर क्वेश्चन आ जाता है किसका, एरर का। अब हम बात कर लें सबसे पहले जो 1 नंबर टाइप लिखा है हमने पर्सनल प्रोनाउंस।
हम इनके बारे में अब डिटेल से स्टडी करते हैं कि इनसे क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउंस। तो हेडिंग डाल देते हैं एक नंबर पे, एक नंबर का जो टाइप है हमारा उसके बारे में। एक नंबर का टाइप कौन सा है? PERSONAL, पर्सनल, PRONOUNS, पर्सनल प्रोनाउंस। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ए नंबर की जानकारी तो यह है कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हैं। तो जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको क्या कहते हैं? इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनको 3 पर्सन यानी 3 पुरुषों में बांटा गया है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे ही जो हमारे पर्सनल का मतलब है ये व्यक्ति सूचक प्रोनाउंस हैं, यानी व्यक्ति सूचक सर्वनाम हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट हो गया इनके बारे में कि हम ही को, सी को, इट को, वी को, यू को, आई को, ये इनको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो हैं इनके बारे में बी पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स कि पर्सनल प्रोनाउन जो हैं संस्कृत के समान यानी संस्कृत भाषा के समान पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, यानी 3 पर्सन में डिवाइड हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, फिर सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। अब यहाँ उल्टा है, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं ये तो है उत्तम पुरुष संस्कृत के बराबर, और मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष है, और जिसको हम थर्ड पर्सन कह रहे हैं ये थर्ड पर्सन आता है जो संस्कृत का क्या है? प्रथम पुरुष, सै, तो, ते, तत्ते, तानी, वह है। ठीक है, तो ये उसमें शामिल है। इसके बाद में देखिए हम बात कर लें कि जैसे नाउन जो है वो एक नाउन सिंगुलर हो सकता है, वैसे ही प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे आई का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स वी। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो हम देखिए बात कर लें, सबसे पहले ए नंबर पे पॉइंट लिख देते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, एक पॉइंट, एक जानकारी। बी पॉइंट देखिए इनके बारे में, पर्सनल प्रोनाउंस को संस्कृत भाषा के समान 3 पर्सन यानी 3 पुरुषों में बांटा गया है। अब वो 3 पुरुष कौन से हैं तो देखिए मैं बता देता हूं, कंप्लीट चार्ट बना देते हैं। तो यहां देखिए पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल जो प्रोनाउन हैं वो 3 पर्सन यानी 3 पुरुषों में डिवाइड हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जैसे इनकी फॉर्म भी होती है अलग अलग, तो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनाते हैं। तो सी पॉइंट हम डाल देते हैं, द चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, द चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ये चार्ट आपको बहुत जगह काम में आएगा। जैसे देखिए इसमें, इस चार्ट में आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखता हूं और उन पॉइंट को आपको नोट करना है ध्यान से। अब देखिए जैसे सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं नंबर, नहीं दिख रहा है तो चलो अपन वाइट से ही लिख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं हम नंबर। नंबर का मतलब हो गया प्यारे बच्चों वचन। यहां से एक लाइन निकाल देते हैं ऐसे। फिर इसके बाद में देखिए नॉमिनेटिव फॉर्म, फिर यहां से एक लाइन निकाल देते हैं। फिर यहां देखिए इसके बाद में पजेजिव फॉर्म,
ये पजेसिव फॉर्म, ठीक है। अब पजेसिव फॉर्म में दो चीजें हैं। ये जो पजेसिव फॉर्म है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, देखो ये जो पजेसिव फॉर्म है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका एक भाग कहलाता है एडजेक्टिव और एक भाग कहलाता है प्रोनाउन। फिर इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म। फिर इसके बाद में एक और भाग है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। अगर आपको ये चार्ट अच्छी तरीके से याद है तो ये आपको देखिए किन किन टॉपिक्स में काम में आएगा, मैं बता देता हूं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे जैसे कि मैं एग्जाम के नाम बोलूं, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। इसके अलावा बैंक, एसएससी, एलडीसी, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या फिर एमए प्रीवियस की जो एग्जाम है उसमें ग्रामर का जो फर्स्ट पेपर होता है, उन सभी जितने भी मैंने नाम बोले इन सभी एग्जाम में आपको नरेशन का टॉपिक जरूर मिलेगा। तो नरेशन में क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस लिखा होता है, वहां आने वाले प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। तो उस समय ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपने नाम सुना होगा, वॉइस वाच्य, कृत वाच्य और क्रम वाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये जो टॉपिक है ये भी सभी एग्जाम में आता है, जैसे एलडीसी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा बैंक, एसएससी, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, या अन्य जो और एग्जाम होती हैं उनमें सभी में आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वहां पर भी सब्जेक्ट को जब बाई के बाद में लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखी जाती है, और जब ऑब्जेक्ट फॉर्म का कोई प्रोनाउन होता है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है तो सब्जेक्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो यहां पे देखिए, अब ये नाउन के एक चार्ट के ऊपर हमने ऊपर हेडिंग डाली, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 प्रश्न में डिवाइड किया गया, तो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, तो देखिए हम यहां पे लिख लेते हैं उनके नाम। देखिए सबसे पहली बात करें कि नंबर, नंबर का मतलब होता है वचन। वचन दो होते हैं संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में दो होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहां पे देखिए हम बात करें सिंगुलर की। सिंगुलर, सिंगुलर में देखिए सबसे पहले नॉमिनेटिव फॉर्म है आई। आई जो है ये नॉमिनेटिव फॉर्म है। फिर यहां पे देखिए आप बच्चों कि सबसे पहले हमने बात की किसकी, पजेसिव फॉर्म की। पजेसिव फॉर्म दो होती हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव में आता है आई का माई, और प्रोनाउन फॉर्म आती है माइन। ये दोनों जो हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है मी, और फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आता है माई सेल्फ, ठीक है। अब देखिए ये चार्ट जो है वो आपको काफी सारी मदद करेगा। जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, अगर उस सेंटेंस में आप क्या यूज करना चाहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेशन दर्शाने के लिए तो माई आएगा। यदि आप उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो माई सेल्फ आएगा। तो माई सेल्फ की जगह दूसरा देकर के क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए आई, माई, माइन, मी और माई सेल्फ, ये सारे शब्द जो आई के सामने लिखे हैं ये सारे के सारे आई की फैमिली है। आई की क्या है, फैमिली, या यूं कह दीजिए आई की फॉर्म है। आई के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अब यहां पे देखिए जिसको नॉमिनेटिव कह रहे हैं, यानी कि आई जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो सकता है। माई जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी ये अकेला नहीं आ सकता, ये किसी नाउन से पहले ही आ सकता है। माइन जो है ये प्रोनाउन है, ये किसी एडजेक्टिव यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले यूज होता है, इसके बाद में कभी नाउन नहीं आता है। फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म, मी जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यानी कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना हो तो मी लिखेंगे, कभी भी आई नहीं लिखेंगे। माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसका यूज अलग तरीके से होता है। अब देखिए इसकी प्लूरल फॉर्म, तो ये आई का परिवार है, यानी कि आई और इसकी फॉर्म्स हैं। फिर देखिए प्लूरल, आई का प्लूरल होता है दोस्तों वी। आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। फिर माई का प्लूरल होता है आवर। फिर माइन का प्लूरल होता है प्यारे बच्चों आवर्स। फिर मी का प्लूरल होता है अस। फिर माई सेल्फ का प्लूरल होता है, क्या होता है, माई सेल्फ का प्लूरल होता है आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स, कंप्लीट बात यहां पर। अब देखिए ये जो हमने लिखा, अगर हम इनकी बात करें, यहां लाइन खींच देते हैं, इनकी बात करें हम संस्कृत भाषा में, तो
तो संस्कृत भाषा में इनको कहते हैं उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषा में इनको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। ये है संस्कृत भाषा का उत्तम पुरुष। कौन? आई, ठीक है, और वी, और आई की फैमिली पूरी और वी की फैमिली, ये संस्कृत की भाषा में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। अहम, आवाम, वयम नाम सुना होगा आपने। और इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, जिनको आज तक पता नहीं था वो ध्यान से सुन लीजिए। आई का प्लूरल होता है वी, जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, माई का प्लूरल होता है आवर, फिर जैसे माइन का प्लूरल पूल से आपसे तो आवर्स, मी का प्लूरल होता है अस, माई सेल्फ का प्लूरल होता है आवर सेल्फ। अब ये आवर सेल्फ कैसे बना? तो देखिए SELF, सेल्फ जो वर्ड होता है इसका प्लूरल होता है सेल्फ। कैसे? ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनके अंत में एफ आता है या FE आता है, तो एफ को और FE को हटा करके VES लगा देते हैं। तो देखिए SEL, एफ हट गया, VES लग गया, प्लूरल बन गया। तो माई सेल्फ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। माई का प्लूरल क्या था? अवर, तो अवर लिख दिया, और सेल्फ का प्लूरल लिख दिया, तो ये अब माई सेल्फ का प्लूरल हो गया अवर सेल्फ। जैसे लीप शब्द है LEAF, इसका प्लूरल होता है LEAVES, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एफ को हटाया, VES लगाया, प्लूरल बना। जैसे काप शब्द है CALF, काप, तो इसमें काप में एफ हटा दो, VES लगा दो, तो CALVES, काव्ज हो गया। तो यहां पे ये सेल्फ का सेल्फ कैसे हुआ? क्योंकि अंग्रेजी में एक नियम है कि ऐसा शब्द अंग्रेजी का जिसके अंत में क्या आ रहा हो? एफ या FE। 2 पॉइंट याद रखने हैं, एफ या FE। प्लूरल बनाना है तो एफ को और FE को हटा दो और VES लगा दो। जैसे वाइफ शब्द है WIFE, तो वाइफ्स इसका प्लूरल नहीं होता है, FE को उठाओ, क्या बचा? WI, तो WI और VES और लगा दो, तो वाइफ्स हो गया WIVES, वाइफ्स, ये इसका क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ये संस्कृत में तो क्या है? उत्तम पुरुष। और इसको हमारी अंग्रेजी में कौन सा पुरुष कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। बात हो गई यहां तक। अब इसके बाद में देखिए पर्सनल प्रोनाउन का आगे का पोर्शन। आगे के पोर्शन में जैसे देखिए यहाँ पे यू जो है उसे कहा जाता है मध्यम पुरुष संस्कृत के अनुसार, और हमारे इंग्लिश में कहते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन देखिए, जैसे यू है, जैसे क्या है? यू। अब इसकी पजेजिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है योवर, फिर योवर जिसकी क्या होती है? पजेजिव प्रोनाउन होता है। यू इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में माई सेल्फ, तो यहां होता है योवर सेल्फ। अब जैसे आई का प्लूरल वी होता है, वैसे यू का प्लूरल, तो यहां पे देखो यू का प्लूरल जो है वो यू ही होता है। यू का प्लूरल यू, फिर योवर का प्लूरल योवर, फिर योवर्स का प्लूरल भी योवर्स, फिर यू का प्लूरल भी यू, फिर योवर सेल्फ का प्लूरल हो जाता है योवर सेल्फ। योवर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ का प्लूरल बन जाएगा। इसको कहा जाता है सेकंड पर्सन। तो पहली जो लाइन लिखी हमने ये सिंगुलर है, और दूसरी जो लाइन लिखी हमने ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। कंप्लीट बात। अब इसके बाद में देखिए थर्ड पर्सन, जिनको हम संस्कृत के अनुसार कह सकते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है? से, तो, ते, ये। अब यहां पे देखिए थर्ड पर्सन चार्ट की बात करें। थर्ड पर्सन चार्ट में आता है सबसे पहले ही, ये पुल्लिंग है, ठीक है? फिर इसकी पजेजिव एडजेक्टिव होती है हिज, फिर पजेजिव प्रोनाउन होता है इसका हिज, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हिम, फिर इसका यहां हिमसेल्फ, फिर थर्ड पर्सन सी, ये स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हर पजेजिव एडजेक्टिव, हर्ज पजेजिव प्रोनाउन, और हर जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म, और हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो गई। फिर आता है इट, ये होता है उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर वाला, ठीक है? यानी निर्जीवों के लिए यूज होने वाला। अब इसके बाद में देखिए इसकी पजेजिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है इट्स, इसकी ये फॉर्म नहीं होती है, प्रोनाउन नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है इट,
फिर इसके बाद में इटसेल्फ। अब देखिए इन सभी का प्लूरल, ये सारे जो थर्ड पर्सन हमने लिखे हैं इन सब का प्लूरल होता है दे। ये सारे सिंगुलर हैं तीनों के तीनों, ही और इसका परिवार यानी इसकी सारी फॉर्म्स, सी और इसकी सारी फॉर्म्स, इट और इसकी सारी फॉर्म्स, यानी कि ही सी इट इनकी फैमिली जो है ये सारे सिंगुलर हैं। अब इन सब का प्लूरल, जैसे आपसे कोई पूछ ले ही का, सी का, इट का प्लूरल बताओ भाई क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आज से नहीं होना है। ही का, सी का, इट का, इन सब का प्लूरल होता है दे। फिर देखिए हिज, हर, इट्स, इन सब का प्लूरल होता है देयर। फिर हिज, हर्ज, इन सब का प्लूरल होता है देयर्स। फिर हिम, हर और इट, इन सब का प्लूरल होता है देम। फिर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सब का प्लूरल होता है देम सेल्व्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। अब ये जो हमने चार लिखे हैं इनको कहते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति। सेकंड पर्सन सुनने वाला, लिसनर, जिसको कहा जा रहा है वो। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन कहलाता है। अब देखिए आपको मैं इस चार्ट के स्टार्ट में कुछ लिखा था वो समझा देता हूं। देखिए नॉमिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो इनके नाम हैं ये। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव फॉर्म जो है ये हमने जहां भी लिखी है ये सब्जेक्ट के स्थान पे काम में आएंगे। ये जो हमने पजेसिव फॉर्म में दो क्लास बनाई हैं जिनमें एडजेक्टिव लिखा है, इन सारे शब्दों का एक गुण है, ये किसी नाउन से पहले ही आते हैं, ये अकेले नहीं आ सकते। जैसे हम कहते हैं आई एम रीडिंग ए बुक, तो हम ऐसे नहीं कह सकते माई रीडिंग ए बुक, माई एम रीडिंग ए बुक, नहीं। ठीक है, इनके बाद नाउन आना जरूरी है। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं यही आपके लिए बड़ी काम की हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूं चार्ट के बाद। तो एक बार चार्ट फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखिए अच्छे से, ध्यान से देखिए। हमने एक चार्ट बनाया, ये चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि संस्कृत भाषा में जिनको उत्तम पुरुष कहते हैं उनको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में दो परिवार हैं, एक आई का और एक वी का। तो आई का बहुवचन है वी, और आई की जितनी भी फॉर्म हैं उनका बहुवचन पूछा जाए तो वी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो उनकी बहुवचन हैं। तो आई नॉमिनेटिव फॉर्म है, फिर माई, माइन, मी और माई सेल्फ। फिर इसका प्लूरल जैसे आई का वी, माई का आवर, माइन का आवर्स, मी का अस, माई सेल्फ का आवर सेल्व्स। फिर इसके बाद में ये हो गया उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पर्सन, यू, योवर, योवर्स, यू, योवर सेल्फ। अब यू का प्लूरल यू, योवर का योवर, योवर्स का योवर्स, फिर यू का यू और योवर सेल्फ का योवर सेल्व्स। सेल्फ की जगह सेल्व्स कहां से आ रहा है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि लास्ट में एफ ओ या एफ ई, कोई भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग के लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ई, तो प्लूरल बनाने के लिए एफ को या एफ ई को हटा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था वाइफ, तो वाइफ्स बोलना गलत है। ठीक है, अब वाइफ में एफ ई आ रहा है तो एफ ई हटाओ, क्या बचा डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई में वी ई एस जोड़िए तो स्पेलिंग हो जाएगी डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइव्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और न्यूटर जेंडर, तीनों प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। ही की फॉर्म होती हैं ही, हिज, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्ज, हर्ज, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट और इट सेल्फ। इन सब का प्लूरल होता है दे। ही का, सी का, इट का प्लूरल दे, हिज, हर, इट्स का प्लूरल देयर, हिज, हर्ज और इन सब का प्लूरल देयर्स, हिम, हर, इट, इन सब का प्लूरल देम, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, इन सब का प्लूरल देमसेल्फ। इसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। संस्कृत में हम कहें तो ये प्रथम पुरुष की कैटेगरी में आ जाते हैं। कंप्लीट बात ये था प्रोनाउन का चार्ट। अब यहां पे देखिए मैं आपको कुछ बात बताता हूं। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है, एक शब्द लिखा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। अब ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, इसका दूसरा नाम हो सकता है सब्जेक्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें जैसे पजेजिव फॉर्म, तो पजेजिव की जगह यहां पे एक्चुअल में जो शब्द है, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए जेनिटिव फॉर्म, तो जेनेटिव बराबर याद रखें पजेजिव फॉर्म। तो पजेजिव फॉर्म का मतलब होता है पजेजन दर्शाने के लिए यूज होने वाले शब्द। पजेजन यानी अधिकार, पजेजन दर्शाने या बताने के लिए यूज होने वाले। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इनको पजेजिव जो फॉर्म होती है उसमें पजेजिव एडजेक्टिव और पजेजिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो पजेजिव एडजेक्टिव, अब ये जो पजेजिव एडजेक्टिव हैं इनका दूसरा नाम हो सकता है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। क्या कह सकते हैं इनको? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये प्रोनाउन से बने हैं इसलिए इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए जैसे माई है, अवर है, योवर है, हिज है, हर है, इट्स है एंड देयर। ये पजेजिव एडजेक्टिव या प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स हैं। कुछ भी कह दीजिए, चाहे पजेजिव एडजेक्टिव कह दीजिए चाहे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए इनके बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा, याद रखना था, बिना नाउन के कभी यूज नहीं हो सकते, बिना नाउन के कभी यूज नहीं होंगे, बिना नाउन के कभी भी यूज नहीं होंगे। फिर इसके अंदर एक ए पॉइंट ये था, फिर बी पॉइंट था, देखो बी पॉइंट था इसका पजेजिव प्रोनाउन, पजेजिव प्रोनाउंस, इन्हीं को कह सकते हैं प्रोनोमिनल प्रोनाउंस, प्रोनोमिनल प्रोनाउंस। अब देखिए इसमें कौन कौन आता है, जैसे माइन, आवर्स, योवर्स, ठीक है, फिर इसके अलावा हिज, हर्ज, फिर देयर्स। इनकी खास बात है कि ये कभी नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं, ये कभी भी नाउन शब्द साथ यूज नहीं होंगे, कभी भी नाउन शब्द के साथ यूज नहीं होंगे। जैसे माई बुक बोलना तो सही है, सही, ठीक है, लेकिन अगर हम बोले माइन बुक, ये गलत है। ऐसे ही प्रश्न पूछे हुए हैं काफी बार। अब इसके बाद में 3 नंबर देखो, इससे आगे पॉइंट देखो, इससे आगे का पॉइंट है जैसे 3 नंबर है जिसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म कह रहे हैं, अक्यूजेटिव या अक्यूजेटिव बराबर समझिए आप ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये सभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के स्थान पर यूज होंगे, क्रम के स्थान पर यूज होंगे, ठीक है। फिर नंबर 4 लिखा हमने रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस, या इनको कहते हैं सेल्फ प्रोनाउंस, सेल्फ प्रोनाउंस। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं सेल्फ प्रोनाउंस, सेल्फ प्रोनाउंस। एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव दोनों एक ही चीज हैं। जैसे देखिए माई सेल्फ लिखा, फिर आवर सेल्फ लिखा, योवर सेल्फ लिखा, योवर सेल्फ लिखा, फिर इसके बाद हिम सेल्फ लिखा, फिर इसके बाद में लिखा
हर सेल्फ, फिर लिखा इट सेल्फ, फिर इसके बाद में लिखा देम सेल्व्स, ये सारे जो वर्ड लिखे हमने जिनमें सेल्फ या क्या लगा है सेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। ध्यान दीजिए, हमने जब टाइप्स की बात की थी, काइंड्स की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था टाइप्स में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, फिर मैंने बताया था एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो देखिए अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ और सेल्व्स लगे हुए जो प्रोनाउंस हैं वो एम्फेटिक भी हैं, रिफ्लेक्सिव भी हैं। अब ये दो कैसे हो सकते हैं, तो इनके काम के आधार पर इनको पहचाना जाता है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है और एम्फेटिक कौन सा है। जैसे मान लीजिए एक लड़का, काम के आधार पर पहचान होती है, इंसान की कोई पहचान नहीं होती है। जैसे एक लड़का है, वो दोपहर, सुबह से लेकर के दोपहर तक किसी नाई की दुकान में बाल काटने का काम करता है, तो वो नाई नहीं है जाति से, लेकिन हम उसको कहेंगे नाई या बार्बर। फिर वही बच्चा शाम को किसी मतलब दुकान पर क्या करने लग जाता है, दुकान पर वो क्या करता है, प्रेस करता है, तो हम उसको कह देंगे धोबी। या वो किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाता है और वहां पे मैकेनिक का काम करने लग जाता है, तो उसका नाम बदल जाएगा मैकेनिक। तो ये दो हैं, ये सब सेम शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं। तो वाक्य में इनको इनके काम के आधार पे जाना जाता है कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रो प्लस नाउन से बना, प्रो एक उपसर्ग है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है के बदले, इंग्लिश में कहें तो इंस्टीड ऑफ। नाउन के बदले जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। तो ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, फिर इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिख लिया, जैसे रॉबर्ट प्लेज ए गेम एवरी इवनिंग। फिर इसकी जगह दोबारा हमने सेंटेंस लिखा, तो रॉबर्ट की जगह लिखा हमने ही स्विम्स इन ए रिवर डेली। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस के टाइप्स डिस्कस कर लिए। टोटल प्रोनाउंस के टाइप्स हैं 11, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेरोगेटिव प्रोनाउंस। फिर हमने बात कर ली पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हमने ये पॉइंट लिखा कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, नाउन के समान। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं किसको कहते हैं, तो आई, वी, यू, ही, सी, इनको क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस का एक पूरा चार्ट लिखा, जिसमें सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आएगा, ये भी हमने डिस्कस किया। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन यानी कि संस्कृत भाषा की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में डिवाइड किया गया। तो आई और उसकी फैमिली, वह वी और उसकी फैमिली को हमने कहा उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। फिर यू और यू की फैमिली को हमने कहा मध्यम पुरुष। फिर ही, सी, इट और दे, इनकी जितनी भी फॉर्म्स हैं इन सबको कह रहे हैं हम थर्ड पर्सन। ये संस्कृत के अनुसार हो गया प्रथम पुरुष। कंप्लीट यहां तक बात। फिर हमने समझा कि नॉमिनेटिव बराबर होता है सब्जेक्ट फॉर्म, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसकी फॉर्म को हम सब्जेक्ट के स्थान पे काम ले सकते हैं, वो कहलाती है नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्ट फॉर्म। फिर है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव फॉर्म। तो पजेसिव फॉर्म 2 भागों में डिवाइड है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की खास बात है कि वो बिना नाउन के यूज नहीं हो सकते, और प्रोनाउंस की खास बात है कि वो किसी नाउन के साथ यूज नहीं हो सकते। फिर इसके बाद में हमने बात की एक्यूजेटिव फॉर्म, जिसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो प्रोनाउन की वह फॉर्म जिसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे काम लेते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्ट फॉर्म या एक्यूजेटिव फॉर्म। इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों कि हमने रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं, और इनको सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पजेसिव प्रोनाउंस को प्रोनोमिनल प्रोनाउंस भी कहते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएंगे वो और आगे डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको इनके बारे में नोट कर लेने हैं, यहां ये काफी काम में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे माइन के बाद में नाउन लगा करके दे दिया, कॉमन एरर का क्वेश्चन बन गया, वो गलत है। देखते ही अगर आपको एक छोटी सी लाइन याद है कि जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं उनके साथ नाउन नहीं आता, तो आप तुरंत बता देंगे कि माइन कार गलत है, बल्कि माई कार क्या है, सही है। कंप्लीट यहां पर। यहां देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्या कि फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है। तो यहां पे देखिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, बोलने वाला।
बोलने वाला क्या है? फर्स्ट पर्सन। जैसे फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। फिर इसके बाद में देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसकी चर्चा हो रही हो, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर के जिसकी बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हो रही हो, जिसकी चर्चा हो रही हो, वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो ये इन पर्सन का मतलब है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम बात कर लेंगे पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस, कि पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन क्या आएंगे। अब यहां हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, तो हम अगली क्लास में पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बन गया। ये चार्ट आपको कहां कहां काम में आएगा इंग्लिश में, ये मैंने आपको बता दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। मैंने कहा आपको डायरेक्ट नरेशन से जब आप इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस चेंज करते हैं तो ये वहां काम में आता है। जैसे देखिए, मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस आपको दिया गया, इधर देखिए, जैसे कहा गया ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहां पे देखो प्यारे बच्चों, आई आ गया, माई सेल्फ आ गया और माई, यानी आई की फैमिली के 3 सदस्य इस इन्वर्टेड कोमा में बंद हैं। अब इन तीनों प्रोनाउन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको चेंज करके बता देता हूं। ही का ही, सैड के बाद यदि टू होता है तो दोनों को मिला करके टोल्ड कर देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे मी आ जाता है। दोनों को मिलाएंगे वाक्यों को तो कंजंक्शन आ जाता है डैट। अब देखिए, आपको सिखाया जाता है कि इन्वर्टेड कोमा में या भाग 2 में या रिपोर्टेड स्पीच में, ऐसे बोला जाता है, भाग 2 में, इन्वर्टेड कोमा में या रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो उनको सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। किसके सब्जेक्ट? तो आई का डायरेक्ट संबंध है ही से, आई की जगह ले लेगा ही। आई की जगह कौन ले लेगा? यहां ही। तो आई बराबर, अब देखो मैंने आपको फॉर्म बताई थी ना, सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो आई सब्जेक्ट फॉर्म है तो ही भी सब्जेक्ट फॉर्म है, तो ही आ जाएगा। फिर माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है तो ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म आ जाएगी यहां पे हिम सेल्फ। ये ऐसे काम में आएंगे। वॉश क्रिया है फर्स्ट फॉर्म, यहां पे सैड है। अगर इधर फर्स्ट फॉर्म हो, देखिए इन्वर्टेड कोमा में, रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कोमा में, रिपोर्टेड स्पीच में या भाग 2 में, तीनों में से कोई सा भी कह दीजिए, एक ही नाम है। इन्वर्टेड कोमा में, रिपोर्टेड स्पीच में या फिर भाग 2 में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और इधर सैड हो तो उसकी सेकंड फॉर्म बना दो, सेकंड फॉर्म बना दो, टेंस चेंज हो जाएगा अपने आप। फिर माई, तो देखिए आई की पजेजिव कौन सी फॉर्म थी? पजेजिव फॉर्म थी माई। अब ही की पजेजिव फॉर्म कौन सी होती है? हिज और क्लोथ्स। तो ये इस प्रकार, ये जो चार्ट है आपको इस प्रकार। अब अगर देखिए आप यहां ही की जगह कर देते हिम सेल्फ या माई सेल्फ की जगह और कुछ लिख देते तो गलत हो जाता है। यहां माई की जगह हिज कैसे आया? तो देखिए आई की जगह ही आया क्योंकि आई और ही दोनों सब्जेक्ट फॉर्म है। माई सेल्फ ये सेल्फ फॉर्म है और माई और हिज ये दोनों पजेजिव एडजेक्टिव हैं। तो आई की फैमिली को रिप्लेस करेंगे हम ही की फैमिली में करेंगे। तो अगर यहां इन्वर्टेड कोमा में, रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कोमा या रिपोर्टेड स्पीच में या फिर जिसको हम भाग 2 कह रहे हैं उसमें आई की फैमिली आ जाए तो आप सीधे जाइए सैड वर्ब के सब्जेक्ट के पास। तो सैड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो यहां आई और आई की फैमिली की जगह ले लेगा ही और उसकी फैमिली। अब हम जब चेंज करते हैं तो बराबर फॉर्म वाला लिखना होता है। जैसे आई की बराबर फॉर्म वाला है ही, सेल्फ की बराबर फॉर्म वाला है हिमसेल्फ और माई की बराबर फॉर्म वाला है हिज। तो इस प्रकार अगर आप चेंज करोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो ये प्रोनाउन का जो मैंने चार्ट आपको बताया है दोस्तों, ये चार्ट आपको डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में काम में आएगा। इसके अलावा वॉइस वाला जो टॉपिक है उसमें भी आपके काम आएगा। अब हम कल बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, यानी नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ये तो हमारे सिंपल इंफॉर्मेशन थी। अब विशेष इंफॉर्मेशन लेनी है जिसमें हम जितने भी पजेजिव एडजेक्टिव हैं उनका यूज पढ़ेंगे, पजेजिव प्रोनाउंस हैं उनका यूज पढ़ेंगे, इनका सीक्वेंस पढ़ेंगे, कौन सा कब आता है और क्वेश्चन कैसे आएंगे। खालिस्तान के क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे और एरर के क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से वीडियो देखते रहिए, क्लास देखते रहिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा
आप अगले यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।